शांत हो जाइए। क्या क्वेश्चन? यहाँ से होगा 47 से 46 तक हो गया था। याद हो गया। याद करते जा रहे हैं ना कि ये कि जमा हो रहा है। अब जमा नहीं करना है, एकदम परीक्षा समय से होगा, चाहे जिसकी भी सरकार बने। परीक्षा आपका समय पर होगा। क्लियर? अब वोट सबको डालना है, वोट डालने में कोई छूटिएगा नहीं। ठीक है? क्या हुआ? हाँ, इन्हें की वोट नहीं दिए, खाली सोशल मीडिया पर हल्ला कर रहे हैं। तो वोट सबको देना है। किसी को वोट दीजिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे, इसमें क्या है? तो जहां जिसको मन है मार दीजिए, बाद में जोड़ तोड़ करके। खैर, वोट कैसे देना है ये तय करने के पूरा योग्य है आप। कोई आपको समझा रहा है तो समझिए ये आपकी कमी है। बात समझ रहे कि ना? तो वोट किसको देना है, अगर ये आप खुद से तय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। इसीलिए किसको देना है ये खुद से तय करना। कोई बताएगा तब आप तय करिएगा, ये नहीं होनी चाहिए। आखिर हम शिक्षित ग्रेजुएट किस लिए हुए हैं कि कोई सलाह देगा तब हम चयन करेंगे कि किसको वोट देंगे? नो, नेवर। और आइए अब 47 पर आते हैं। 47 नंबर। 47 नंबर। कर मुक्त पतन गति करने वाली वस्तु के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कल के क्लास में हमने, थोड़ा कमेंट सेक्शन को बड़ा कर दीजिए। कल के क्लास में हम मुक्त पतन गति, फ्री फॉल मोशन के बारे में समझे थे। जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर जाते जाते उसका वेग घटता है और महत्तम ऊंचाई पर जाकर वेग शून्य हो जाता है। उसके बाद वो पृथ्वी की तरफ गिरता है और वेग बढ़ते जाता है। तो किसी वस्तु का ऊपर जाना और पुनः नीचे आने की जो गति है उसे क्या कहते हैं? मुक्त पतन गति कहते हैं। मुक्त पतन गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है। बिल्कुल सही। और इसलिए मुक्त पतन गति को मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं। गुरुत्व के अधीन होने वाली गति भी कहा जाता है। किसको? मुक्त पतन गति को। मुक्त पतन गति में वस्तु का ऊपर उठना तथा नीचे गिरना दोनों शामिल है। बिल्कुल दोनों शामिल है। मुक्त पतन गति करने वाले वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। मुक्त पतन गति करने वाले वस्तु पर जो त्वरण होता है वो कौन? और जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। जी का मान पृथ्वी और के द्रव्यमान और पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। और सभी द्रव्यमान वाली
सभी द्रव्यमान वाली वस्तुओं के लिए जी का मान कितना होता है? तो ये जो कथन करा कि मुक्त पतन गति करने वाले वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता, गलत। मुक्त पतन गति के समय वस्तु पर कौन सा त्वरण हावी रहता है? जी। और जी बराबर जीएम बटे, क्या जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं करता। तो ये कथन क्या है? सही है। एक और दो। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हल्ला मत करिए। अब यहां पूछा क्या, यहां दिया हुआ है, ऐसा करते हैं, इस लाइन को काटिए, इस लाइन को क्या करिए, और अब आपका उत्तर क्या होगा? मुक्त पतन गति करने वाले वस्तु के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? तीसरा असत्य है। तो ये जो नीचे में जो दिया है ना, वो गड़बड़ दिया हुआ है, इसको काट दीजिए, तब आपका उत्तर क्या होगा? केवल 3। क्लियर? 47 नंबर का उत्तर केवल 3 होगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, 47 नंबर के ये जो बात है, ये वाला बात जो है, इसको आप थोड़ा काट दीजिए, क्योंकि यहां पर कुछ और कह रहा है प्रश्न। तो प्रश्न मूलतः ये है, जिसका सही उत्तर होगा केवल 3 जो है वो असत्य है। मुक्त पतन करने वाले वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। मुक्त पतन गति में कौन सा त्वरण प्रभावी है? और जी का मान कितना होता है? और जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। नेक्स्ट, यदि एक पक्षी का पंख, एक रबर का गेंद और एक स्टील की बनी गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से, कहां पर? निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ नीचा गिराए, तब तीनों एक साथ ही धरातल पर पहुंचेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर निर्वात में कोई भी वस्तु को गिराइए, सब वस्तु पर जी का मान 9.8, यानी जो भी वस्तु को गिराइए उस पर इतना का त्वरण प्रभावी होगा। और हर वस्तु का त्वरण समान है और वो गिर रहा है निर्वात में, तो एक ही समय पहुंचेगा, क्योंकि हर वस्तु पर जी का मान क्या है? समान है। और निर्वात में कुछ नहीं है। लेकिन अगर निर्वात में नहीं गिराएंगे, वायुमंडल में गिराएंगे, तो वायुमंडल में जो ज्यादा भारी होगा वो सबसे पहले गिरेगा, क्योंकि ज्यादा भारी वस्तु का घनत्व ज्यादा होता है और उसे वायुमंडल का घर्षण कम सहना पड़ता। बात समझ गए ना? अगर वायुमंडल में गिराते तो हवा के घर्षण के कारण छोटा भारी वस्तु पहले गिरेगा, हल्का बड़ी वस्तु बाद में गिरेगा। यह अनुभव के आधार पर भी आप बता सकते हैं, है कि ना? इसका आंसर क्या होगा? निर्वात में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तु को अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिराएंगे, तो हर द्रव्यमान की वस्तु अगर एक साथ गिराएंगे तो वो एक साथ धरातल पर पहुंचेगा। क्यों? जी के, क्योंकि सभी वस्तु पर जी जो लगेगा वो एक समान रूप से लगेगा, इसलिए वो एक समान वेग के, एक समान त्वरण के साथ नीचे गिरेगा और एक ही समय धरातल पर। लेकिन अगर निर्वात नहीं रहे, वायुमंडल रहे, तो भारी वस्तु पहले गिरेगा, हल्का उसके नेक्स्ट। किसी वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु 5 सेकेंड में महत्तम ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। वस्तु के महत्तम ऊंचाई से गिरकर
पुनः हाथ में आने में कितना समय लगे, कितना समय पास। इसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे कि मुक्त पतन गति में अगर वस्तु को ऊपर जाने में टी समय लगता है तो ऊपर से नीचे गिरने में भी टी समय ही लगेगा। इसे बाकायदा हम प्रूव्ड भी कर सकते हैं कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन उतना विस्तार में हमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि मुक्त पतन गति में वस्तु को जितना समय महत्तम ऊंचाई पर जाने में लगता है उतना ही समय महत्तम ऊंचाई से नीचे गिरने में लगता है। जितना समय में ऊपर जाएगा उतना समय में ही ऊपर से अगर ऊपर की ओर फेंकने पर महत्तम ऊंचाई पर पहुंचा है 5 सेकेंड में, तो महत्तम ऊंचाई से पुनः हाथ में भी आएगा। मुक्त पतन गति में वस्तु को ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय ऊपर से। क्लियर बात समझे कि नहीं? क्लियर? नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण की दिशा होती है। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी के तो त्वरण उसी दिशा में उत्पन्न होगा जिस दिशा में बल लग रहा है। त्वरण उसी दिशा में उत्पन्न होगा जिस दिशा में बल लगेगा। मान लीजिए हम पूरब के तरफ बल लगाए हैं किसी वस्तु पर, तो उस वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न होगा किस दिशा में? पूरब की दिशा में। तो जिस दिशा में बल आरोपित होंगे उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होंगे। और आप जानते हैं कि गुरुत्व बल का दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्व बल की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो जब गुरुत्व बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर है तो गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण की दिशा भी पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा और हमेशा इसी की ओर होगा, क्योंकि गुरुत्व बल हमेशा केंद्र की ओर लगते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा भी हमेशा किधर होगा? क्या किसी भी तरह से इस दिशा को बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है। बात समझ गए ना? तो अगर आपसे पूछे ये प्रश्न कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित गुरुत्व बल की दिशा किस ओर होती है? पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्व बल की दिशा किस ओर होती है? पृथ्वी के। और गुरुत्व बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होने के कारण उस बल से उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण की दिशा भी हमेशा केंद्र की ओर। क्लियर? नेक्स्ट, भार क्या? किसी वस्तु का भार क्या है? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है किसी वस्तु का भार। और आकर्षण बल का मतलब कौन बल? गुरुत्व बल। आप जानते हैं कि पृथ्वी हर वस्तु पर क्या लगाती है? गुरुत्व बल। अब गुरुत्व बल कैसा बल है? आकर्षण बल है। क्या गुरुत्व बल में प्रतिकर्षण भी है? बिल्कुल नहीं। गुरुत्व बल कैसा बल है? आकर्षण बल है। तो पृथ्वी हर वस्तु पर गुरुत्व बल लगाती है। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व बल ही उस वस्तु का क्या होगा? पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर जितना न्यूटन का गुरुत्व बल लगता है उतना ही उस वस्तु का क्या होता है? यानी दोस्तों, वस्तु का भार बराबर वस्तु पर पृथ्वी द्वारा
आरोपित, पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्व बल, और आप जानते हैं बल F बराबर, लेकिन जब गुरुत्व बल की बात हो तो एक जगह क्या लिखते हैं, तो न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार अगर वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है, तो उस वस्तु पर गुरुत्व बल लगेगा mg, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, तो गुरुत्व बल बराबर भी m है, लेकिन गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे a नहीं किससे इंडिकेट किया जाता है, तो न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्व बल बराबर क्या हो जाएगा, और यही mg क्या होता है, तो किसी वस्तु का भार बराबर, किसी वस्तु का भार बराबर जहां m क्या है, जहां m क्या है, क्लियर हुआ, तो किसी वस्तु का भार किसे कहते हैं, तो भार बराबर वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्व और इस बल का मान कितना होता है, तो किसी वस्तु का भार कितना होगा, किसी वस्तु का भार कितना होगा, क्लियर। अब दोस्तों सवाल का दो उत्तर निकल गया, क्या होगा उत्तर, सी होगा, 51 क्या होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है किस में, द्रव्यमान और भार, क्या दोनों एक ही है, बिल्कुल नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग। हम बोलचाल की भाषा में मास के जगह वेट और वेट के जगह मास का इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में अंतर है, फिजिक्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, डेली लाइफ में पड़े कि न पड़े, डेली लाइफ में आप कहिएगा इसका वेट कितना होता है या इसका मास कितना होता है, आपको एक ही आंसर मिलेगा, लेकिन दोनों में भयानक तरीके का अंतर है, जो भी अंतर है आपके सामने होगा। अब देखते जाइए कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप, द्रव्यमान का मतलब जड़त्व का माप, भार मतलब वस्तु पर लगा पृथ्वी का आकर्षण बल या गुरुत्व बल, तो द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप होता है, जबकि भार वस्तु पर लगा पृथ्वी का आकर्षण बल है। भार एक प्रकार का क्या है, बल है, भार एक प्रकार का क्या है, बल है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, पहला अंतर समझे, समझे कि नहीं समझे। अगर द्रव्यमान की बात करें तो इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक किलोग्राम है, जिसको शॉर्ट में केजी लिखते हैं, और अगर भार की एसआई मात्रक की बात करिएगा, भार का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, जिसको केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, दोनों का मात्रक अलग अलग है। तो द्रव्यमान जड़त्व की माप है और भार वस्तु पर लगा पृथ्वी का आकर्षण। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम, जबकि भार का एसआई मात्रक, भार का एसआई मात्रक वही है जो किसका है, बल का, क्योंकि भार भी क्या है, एक प्रकार का बल है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है, यानी ब्रह्मांड में आप कहीं पर चले जाइए, वस्तु के द्रव्यमान में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती,
1 किलो प्याज को लेकर मंगल ग्रह पर चले जाएंगे, वहां पे 1 किलो प्याज रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? 1 किलो प्याज लेकर पृथ्वी के केंद्र में चले जाएंगे, वहां भी वो 1 किलो रहेगा। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान में न तो बढ़ोतरी हो सकती नहीं, और ये बात द्रव्यमान संरक्षण नियम भी कहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, इस बात की परिभाषा या इस बात की पुष्टि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है। एक महान वैज्ञानिक हुए लेवाइजियर, और लेवाइजियर ने अपने जीवन का जो पहला सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो था द्रव्यमान संरक्षण नियम, जिनमें वो ये बताए हैं कि कुछ भी हो जाए द्रव्यमान में न तो कमी हो सकती है और न ही द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो सकती है। द्रव्यमान क्या है, लेकिन भार क्या है? परिवर्तनीय है। भार क्या है? क्योंकि भार W बराबर क्या होता है? mg, जहां m क्या है और g है गुरुत्वीय त्वरण। और आप जानते हैं कि g का मान क्या होते रहता है, और अगर g का मान बदलते रहेगा तो भार भी क्या होते रहेगा। तो द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, जबकि भार, द्रव्यमान m होता है जबकि भार mg होता है, भार mg होता है। उसके बाद द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा। जबकि भार एक प्रकार का बल है, और आप जानते हैं कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसके बाद द्रव्यमान को दंड तुला से तौला जाता है। द्रव्यमान को दंड तुला से तौला जाता है, इसको कहते हैं दंड तुला। द्रव्यमान को किससे तौला जाता है? दंड तुला से तौला जाता है। जबकि भार को कमौनीदार तुला से जोड़ा जाता है। भार को कमौनीदार तुला से जोड़ा जाता है। भार को कमौनीदार तुला से जोड़ा जाता है। कमौनीदार तुला आप देखे भी होंगे। हालांकि कमौनीदार तुला से हम द्रव्यमान का भी आकलन कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भार बराबर mg। अगर कमौनीदार तुला भार का मापन करेंगे तो m का पता आपको चलिए जाएगा, क्योंकि g का मान तो आपको पते है। तो कमौनीदार तुला से हम भार का आकलन करके द्रव्यमान का आकलन कर सकते हैं, लेकिन दंड तुला से भार को मापा, दंड तुला से केवल किसको मापा जा सकता है? दंड तुला से केवल किसको मापा जा सकता है? जबकि भार का मापन किससे होता है? चूंकि वस्तु के भार में उसका द्रव्यमान भी शामिल रहता है, तो इसीलिए कमौनीदार तुला से भार का मापन कर हम वस्तु के द्रव्यमान को भी जान सकते हैं, लेकिन दंड तुला से हम कभी भी भार का मापन नहीं कर पाएंगे सटीक। क्लियर हो गया? देख लिया अंतर? एक बार फिर से देख लीजिए। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग भौतिक राशि है। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है, जबकि भार वस्तु पर लगा पृथ्वी का द्रव्यमान का सही मात्रक, भार का सही मात्रक। द्रव्यमान क्या है जबकि भार क्या है? द्रव्यमान कौन सी राशि, भार कैसी राशि? द्रव्यमान को किससे मापा जाता है और भार को, द्रव्यमान को किससे मापा जाता है, भार को किससे मापा जाता है? क्लियर हुआ? समझ गए? भार और द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? द्रव्यमान का मापन किस तुला से होता है? किस तुला से? दंड तुला से। भार का मापन कमौनीदार तुला से। भार का मापन क्लियर? कोई दिक्कत? इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं? आगे आते। किसी वस्तु का भार W बराबर, किसी वस्तु का भार वेट बराबर कर भार अधिकतम होगा, तो भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण।
द्रव्यमान में कोई कमी या बढ़ोतरी, तो भार अधिकतम वहां होगा जहां अधिकतम जी अधिकतम कहां होता है, इसलिए भार भी अधिकतम कहां होगा, तो भार वहां पर अधिकतम होगा वस्तु का जहां जी का मान अधिकतम होता है। और जी का मान कहां पर अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार अधिकतम ध्रुव पर न्यूनतम और सबसे कम पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होगा, वस्तु का भार शून्य होगा। एनी प्रॉब्लम? जब किसी वस्तु को, यह है विषुवत रेखा जहां जी क्या है, और यह है ध्रुव जहां जी क्या है, ये बात तो आप जानते हैं जी। ये भी ध्रुव है, यहां भी जी क्या होगा, अधिकतम। अब भूमध्य रेखा पर जहां जी न्यूनतम होगा वहां भार भी, जहां जी अधिकतम होगा वहां भार भी अधिकतम। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी के ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर लाते हैं, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर लाते हैं, तो भार में क्या होगी, भार में क्या होगी, कमी होगी, भार में क्या होगी, क्लियर? क्योंकि भूमध्य ध्रुव से भूमध्य रेखा पर आने, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जी के मान में कमी होगी, और जी के मान में कमी होने से भार में भी कमी होगी। चंद्रमा पर किसी धातु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना, क्योंकि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, और इसीलिए पृथ्वी पर भार mg है, तो चंद्रमा पर भार mg/6 होगा। क्लियर? तो हम जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 1/6 होता है, तो भार भी पृथ्वी का 1/6 होगा, 1/6 गुना। तो चंद्रमा पर किसी धातु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग 1/6 गुना होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो वस्तु का भार mg होगा, वस्तु का भार mg होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 560 न्यूटन है, तो इस आदमी का भार चक्कर लगा रहे कृत्रिम उपग्रह में क्या होगा, क्योंकि चक्कर लगा रहे कृत्रिम उपग्रह में, चक्कर लगा रहे कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति होती है। किसकी स्थिति होती है, भारहीनता की स्थिति होती है। और भारहीनता की स्थिति इसलिए होती है कि वहां जी बराबर 0, इसीलिए mg बराबर, तो कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे, उस कृत्रिम उपग्रह में जी बराबर कितना, और इसलिए जी का मान कृत्रिम उपग्रह में 0 होने के कारण वस्तु का भार भी क्या होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कृत्रिम उपग्रह में भार 0 होने का कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो भारहीनता की स्थिति कहां होती है, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति क्यों होती है। अब कहिएगा जी बराबर 0 क्यों होता है कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर तो होता नहीं है जी बराबर 0, तो यानी प्राकृतिक उपग्रह में जी 0 नहीं है, तो कृत्रिम उपग्रह में जी 0 क्यों हो गया। तो होता क्या है दोस्तों, कि कृत्रिम उपग्रह पर वस्तु जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है ना, वो सारा उसको घुमाने का काम करते रहता। और कृत्रिम उपग्रह का तो चंद्रमा जैसा द्रव्यमान है नहीं, वो अपना से गुरुत्व पैदा कर लेगा। कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान चंद्रमा पृथ्वी के सामने नगण्य ही होता है, और उस कृत्रिम उपग्रह पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है पृथ्वी, वो उसको घुमाने में
खर्च हो जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम कोई और करने लगता है कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में। और इसलिए कृत्रिम उपग्रह में जी बराबर 0 होने के कारण एम जी 0 होने के कारण कृत्रिम उपग्रह में, बात समझ गए ना। तो कृत्रिम उपग्रह में कितना होगा? अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन, अब वजन का अंग्रेजी दिया हुआ है, यानी किसकी बात हो रही है? भार की बात हो रही है, भार की बात हो रही है। तो आपको कल बताए थे कि जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति के वेग के व्युत कर्मानुपाती होता है। कल के क्लास में चर्चा किए थे जी कि जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति के व्युत कर्मानुपाती होता है। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति में वृद्धि होगा तो जी के मान में, और अगर घूर्णन गति में कमी होगा तो जी के मान में, जी के मान में वृद्धि होगा तो भार। अब करें घूमना बंद कर दिया है, तो घूमना बंद कर देने का मतलब है कि घूर्णन गति का वेग घट गया है। अब घूर्णन गति का वेग घटेगा तो जी का मान, जी का मान बढ़ेगा तो भार भी, सीधी सी बात है। समझे? अजी ना समझे? बिल्कुल आसान बात है, कैसे न समझिएगा। बताइए क्या होगा? किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र। क्लियर? क्या हुआ? विषुवत रेखा पृथ्वी के केंद्र पर कितना, सबसे न्यूनतम मान 0 न होगा जी। हाँ, अब मान लीजिए अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे कम सबसे न्यूनतम कौन है? हैं? 0। सबसे न्यूनतम 0 है ना? है। देखिए बहुत को होता है कि विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो बिल्कुल जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, लेकिन उससे भी कम कहां पर होता है? वैसे भी आप जान लीजिए कि विषुवत रेखा पर जी का मान 9.78 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना? विषुवत रेखा पर जी का मान 9.78 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्रुव पर जी का मान 9.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और औसत मान जी का 9.8 होता है। तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, लेकिन बहुत कम नहीं होता है। ये नहीं कि 2, 3, 4 होता है, बहुत कम का अंतर है। विषुवत रेखा पर जी का मान 9.78 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ध्रुव पर जी का मान 9.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और औसत मान जी का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बिल्कुल हम ये जानते हैं कि विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, लेकिन उससे भी न्यूनतम जी का मान कहां पर? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर भार भी 0, और हर मान में 0 न्यूनतम होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? झूठ मूठ के सी होगा, ए होगा। ओ माय गॉड। अच्छा इसका, ओके ओके ओके। हंस काहे देते हैं जी? आपकी हंसी का कीमत करोड़ों से ऊपर है, इसीलिए सोच समझ कर हंसा कीजिए।
हर बात पर हंस देना गंभीरता की निशानी तो बिल्कुल हो नहीं सकती। 59 नंबर, 59 नंबर। नहीं, एक आदत होता है, कोई कुछ पूछेगा, हाँ, कुछ नहीं करेंगे, हंसेंगे। आगे ना है, बिल्कुल नहीं है। गंभीर बने रहिए, और गंभीर बने रहिएगा ना। एक है नैना झा, क्या बोल रहा है जी? बड़ी देर से कमेंट आ रहा है। हाँ। वो गया जिसका पैसा गया, अब वो लौटने वाला। सच्चाई बता रहे थे दोस्तों। आइए दोस्तों, 59 नंबर पाइए। अब 400 रुपया क्या उन कौन सी बड़ी चीज है जी? हैं? आपका पहले महीने के वेतन का चौथाई से भी न्यूनतम है वो पैसा। 59 पर आइए। चंद्रमा, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाए गए चट्टान में क्या परिवर्तन होगा? चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो भार में वृद्धि होगी, भार में क्या होगी? क्योंकि अगर चंद्रमा पर भार mg/6 है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। तो अगर चंद्रमा से किसी वस्तु को पृथ्वी पर लाएंगे तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके भार में क्या होगी? क्योंकि जी का मान पृथ्वी पर चंद्रमा से 6 गुना ज्यादा होता है, या चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का 1/6 होता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी पर लाए गए चट्टान में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके भार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसके बारे में क्या हो जाती है? अब ये क्वेश्चन बननी चाहिए, नहीं होगा? ध्रुव पर एक वस्तु का भार WP है। अब विषुवत रेखा पर भार, तो कौन सा संबंध सही है? तो आप जानते हैं कि ध्रुव पर भार क्या होगा? ध्रुव पर भार क्या होगा? क्योंकि ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। ये बात को आप जान रहे हैं ना? और विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर भार क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो WE कम होगा और WP ज्यादा होगा। WE, ध्रुव पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार, और इसका कारण है जी का मान, जो पहले से हम जानते हैं कि ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। कौन सा कथन सही? एक बार आप पढ़िए। एक बार इसको पढ़िए। धीरज कुमार चौरसिया, नजीब अंसारी, पूजा कुमारी, सब पढ़िए इस बार। एक कारण उत्तोलक वाला क्वेश्चन नहीं डाले। उत्तोलक वाला क्वेश्चन रोटेशनल मोशन में ना होगा।
उत्तोलक वाला क्वेश्चन रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में है। आइए, नहीं बना जी? हाँ, क्या होगा उत्तर? बी, सी। चलिए, कौन होवे करेगा, आइए पढ़ते। आइए एक एक करके पढ़ते। किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रह पर भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का भार डिपेंड करता है जी के मौन पर। जी का मौन पृथ्वी पर अलग है, चंद्रमा पर अलग है, मंगल ग्रह पर अलग है। भिन्न भिन्न ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या एक समान, जिसके कारण भिन्न भिन्न ग्रह पर जी का मौन भी समान, और जी का मौन भिन्न भिन्न ग्रह पर समान नहीं रहने के कारण भिन्न भिन्न ग्रह पर वस्तु का भार भी समान नहीं होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी, चंद्रमा, अंतरिक्ष में समान होता है, बिल्कुल। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान में कहीं पर भी कमी या बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, तो यह भी सही है। किसी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलन होने पर होती है, बिल्कुल ये भी सही है। पृथ्वी के सतह के समुद्र तल पर पिंड का भार तथा द्रव्यमान समान, ये संभव ही नहीं है। भार और द्रव्यमान समान हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का मात्रक ही समान। तो ये कथन तो सरासर गलत है। क्या भार और द्रव्यमान समान हो सकते हैं जी? द्रव्यमान m है तो भार mg होगा। ऐसी परिस्थिति में द्रव्यमान और भार समान होने का कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो डी नंबर सरासर गलत है, सरासर। अब 62 बनेगा, 62 बनेगा। क्या पलटा के देख रहे, सब कुछ याद करना। आइए नंबर पाइए, गण रहा कितना है। डी होगा। वस्तु के द्रव्यमान के संबंध में कौन सा कथन सही? द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का निर्धारण करते हैं, सही है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है, सही है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से द्रव्यमान में बदलाव आ जाता है, असंभव, असंभव। ये गलत, गलत है। सी नंबर गलत है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। पंकज कुमार ओझा, एकदम सही उत्तर। आगे बढ़े। और ये तो आगे बढ़ गए हैं क्या? ओ 63, 63। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार परंतु द्रव्यमान, यस। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ही लुप्त हो जाएगा तो त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं। न्यूटन का कहना है कि बल लगेगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा m पर, अगर F न लगे तो ए उत्पन्न, त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं। तो अगर बल ही नहीं रहेगा तो त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण यानी जी ही नहीं रहेगा। जी खत्म यानी जीरो, तो भार भी। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान में कोई बदलाव संभव है जी? बताइए, है जी? नो जी। आगे बढ़ते। अब ये क्वेश्चन बनाइएगा, बढ़िया से बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन इज इजी बट लॉजिकल। द्रव्यमान कितना है तो द्रव्यमान कितना होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई बदलाव। ये क्वेश्चन कंफ्यूज होने के लिए दिया है कि इसको लोग भार समझ ले, उत्तर क्या दे दे, पी। लेकिन हम जानते हैं कि द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान पूछ रहा है, और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाए द्रव्यमान में कोई बदलाव, द्रव्यमान में कोई बदलाव
हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से, तो उसका भार घटकर कितना गुना, 1/, तो अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो हम जानते हैं कि चंद्रमा पर जी का मान कम है, तो इसीलिए उसका भार भी कम हो जाएगा और पृथ्वी पर के भार का 1/6 हो जाएगा। पृथ्वी पर के भार का 1/, नेक्स्ट। भार एक प्रकार का और भार एक प्रकार का, क्लियर, ये बात तो जानते हैं। तो भार एक प्रकार का कैसा बल है, तो बल है तो यह, इसका मात्रक शून्य के जगह न्यूटन लिखिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। और बल की विमा mlt माइनस, तो इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी बात भार के संबंध में सही है। शून्य के जगह न्यूटन लिखिए, शून्य के जगह न्यूटन लिखेंगे। धनंजय कुमार, रोहित शाह, रणधीर कुमार, अतुल, चलिए बहुत लोग टेस्ट के बारे में सवाल उठा रहे हैं कि टेस्ट कब है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टेस्ट जब भी होगा, आपको सूचना दिए बिना नहीं होगा। ऐसे तो रहे कि रोशन सर चुपके चुपके टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे, मैं उनको भी कमाना है, हल्ला करके स्टार्ट करेंगे। तो जो भी टेस्ट है उन सब की सारी सूचना टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है और हम कोशिश करेंगे जो भी सिस्टम पर बैठा हो थोड़ा टेलीग्राम चैनल के बारे में यहां पर शेयर कर दीजिए कि जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम का लिंक अभी आपके कमेंट सेक्शन में शेयर किया जा रहा है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए और उस पर सारी सूचनाएं आती है और सूचना इस तरह से आती है कि हर शिक्षित व्यक्ति उसे पढ़कर खुद से समझ सकता है, कुछ उन्हें पूछने की आवश्यकता। लेकिन टेस्ट देने से किसी का रिजल्ट होता नहीं है, टेस्ट देने से किसी का रिजल्ट होता, टेस्ट देकर टेस्ट का एनालिसिस करने वालों का रिजल्ट अवश्य होता है। बात समझ गए। बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं हैं, कोई भी टेस्ट शुरू होगा तो उसका फी कम रहता ही रहता है, तुरंत जाके एडमिशन लेगा, टाइम पर आएगा, टेस्ट मारेगा, निकल जाएगा, 40 ही आया, उसके बाद घर में जाकर रो रहा है 40 ही आ रहा है, 40 ही आ रहा है। अब वही टेस्ट में किसी को 80 नंबर आ गया तो वो घर जेबोन करता है, सीधे चाय दुकान पर आता है, कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि हमें 80 आ रहा है। अगल बगल जो छात्र होते हैं वो देखते हैं हमको तो 72 आ रहा है, इसको 80 आ रहा है, साइड हट जाते हैं, ठीक है, नहीं तो बातचीत हो जाएगा तो हम धरा जाएंगे कि कम टैलेंटेड है। तो इस तरह करने से 940 वाला का रिजल्ट होता है, 980 वाला का रिजल्ट होता है, किसी और का रिजल्ट हो जाता है, बाद में सब कहता क्वेश्चन तो आउट ने था, बताइए। तो टेस्ट मारने के सटीक तरीके पर हम कई बार चर्चा की है, एक बार और चर्चा कर देते हैं। जो भी टेस्ट देने जाते हैं उनको बड़ी फायदा होगा। टेस्ट जब भी देते हैं
मान लीजिए 100 क्वेश्चन में आप टेस्ट देने गए, टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन था और आपसे 40 बना और 60 क्वेश्चन नहीं बना, 60 क्वेश्चन नहीं बना, तो उसी दिन उस 60 क्वेश्चन को क्या कर लेना है, अपना बना लेना है कि ये 60 फिर से आए तो पहले वही बने। बात समझे कि नहीं समझे? ध्यान दीजिए, जो 40 क्वेश्चन टेस्ट में जाकर बनाए हैं आप, वो नहीं भी देते ना टेस्ट, अगर वो 40 परीक्षा में आता तो भी आपसे बनता। यानी जो जान रहे हैं वो जान ही रहे हैं। बात समझ गए ना? मान लीजिए आपको टेस्ट में 40 क्वेश्चन बना, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब 40 क्वेश्चन आप जानते हैं, तो क्या वो टेस्ट नहीं देते तो वो 40 आपसे नहीं बनता? क्या वो 40 परीक्षा में आता तो आपसे नहीं बनता? बनता। जरूरत है कि जो 60 क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको उसी दिन रट के क्लियर कर लेना है कि अब ये 60 आगे से आया तो पहले वही, और उस 60 क्वेश्चन को अगले दिन नहीं, उसी दिन, जिस दिन टेस्ट दे रहे उसी दिन क्लियर कर लेना है। और इतना कुव्वत है वही आदमी टेस्ट दीजिए, नहीं तो टेस्ट से कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला। मान लीजिए रोशन सर ये दावा कर रहे हैं कि टेस्ट से परीक्षा का क्वेश्चन लड़ा देंगे, अब बिल्कुल वैसे भी लड़वाइए देंगे। 5000 क्वेश्चन होगा तो 50, 60, 70 लड़िए जाएगा, ये फिक्स है। लेकिन जो नहीं बना उस पर आप मेहनत नहीं किए तो टेस्ट से क्वेश्चन परीक्षा में फंसेगा भी तो आपसे बनेगा, फंसिएगा आप। बात समझ रहे ना? तो टेस्ट देना है तो इस मेथड से दीजिए। टेस्ट देने का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको उसी दिन कंप्लीट करना है। बहुत लोग कहते हैं अच्छा आज टेस्ट दिए हैं, आज पहले रो हंस लेते हैं, उसके बाद कल देखेंगे। कल कभी नहीं होता, वो परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही कल होता है। तो कल पर भी जो छोड़ेगा वो भी जाएगा। तो बात समझ गए? अब कहेगा कि ऐसा करना बहुत टफ है, तो क्या दरोगा की नौकरी आसान है क्या? बहुत टफ है। इतना करिएगा तभी आप रेस में बने रहेंगे, नहीं तो फिर रोशन सर बैच देंगे नया, इसमें एडमिशन लीजिएगा क्या? आइए 67 नंबर पर। क्लियर दोस्तों? तो आप देखिए, टेस्ट के बारे में बहुत टीचर बहुत तरह से बताता है, लेकिन हम आपको एक तरह से बताएं और इस पर अमल कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल पहले से जितना फायदा हो रहा है आपको फायदा हो। 67 नंबर पर आइए। सूर्य के परितः किसी ग्रह का परिक्रमण काल के बारे में केपलर का तृतीय नियम क्या बताता? तो केपलर का तृतीय नियम है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहां टी क्या है? परिक्रमण काल, और आर क्या है? सूर्य ग्रह के बीच की औसत दूरी। तो ये केपलर का नियम है, इसको याद रखिएगा। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, जहां टी क्या है? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब ग्रह को एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? किसी ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? जैसे पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन है या एक वर्ष है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। क्या इतना क्वेश्चन पहला दूसरा आ जाएगा? आपको लगता है कुछ भी छूटा है? भारे का क्वेश्चन था तो सब था ना जी, भार वाला क्वेश्चन मैंने सब था ना जी। तो केपलर के ग्रह के गति के कितने नियम है? तीसरा नियम क्लियर हुआ? आपको क्या लगता है पहला दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं होगा?
बिल्कुल होगा। आइए ना क्वेश्चन पे। यदि चंद्रमा पृथ्वी के वर्तमान दूरी के क्या हो जाए, आधी आधी दूरी पर चक्कर लगाता, तो चंद्रमास की अवधि क्या होती? 10 दिन होती। अब इसको सोल्व करना बड़ी कठिन है, तो इसको यादें कर लीजिए, ठीक है ना। वैसे चंद्रमास की वास्तविक अवधि कितनी है? 28 दिन। चंद्रमास की वास्तविक अवधि, यानी चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में अगर दूरी आधी हो जाए तो चंद्रमास की अवधि 28 दिन से घटकर 10 दिन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो बिल्कुल इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे हम दोस्तों। आइए दोस्तों, कौन बोले थे? केपलर के ग्रहों के गति के संबंध में कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? 3 नियम। कितने नियम? 3 नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल पाथ या दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है। परिक्रमा करता है, यानी केपलर का पहला नियम कह रहा है, पहला नियम कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह का परिक्रमण पथ गोलाकार नहीं है, बल्कि कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। कितना है? दीर्घ वृत्ताकार में 2 केंद्र होते हैं। कितने केंद्र होते हैं? 2 केंद्र होते हैं, जिसमें एक ही केंद्र पर मौजूद होता है कौन? सूर्य। तो पहला केपलर के ग्रह के गति के संबंध में जो पहला नियम है, वो नियम ये है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है। और दीर्घ वृत्ताकार पथ में केंद्रक, जैसे कि वृत्ताकार क्षेत्र में कितने केंद्र, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार क्षेत्र में 2 केंद्र होते हैं। तो एक ही केंद्र पर क्या होते हैं? सूर्य। यही कारण है कि ग्रह चक्कर लगाते समय कभी सूर्य से बहुत दूर हो जाते हैं तो कभी सूर्य के काफी निकट हो जाते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? क्लियर? पहला नियम समझ गए ना? पहला नियम यही बता है कि पथ गोलाकार नहीं बल्कि, और दीर्घ वृत्ताकार क्षेत्र में 2 केंद्रक होते हैं। तो दोनों केंद्रक पर सूर्य नहीं होते। सूर्य तो केवल एक है, तो वो एक ही केंद्रक पर होते हैं। और एक ही केंद्र पर सूर्य होने से परिक्रमण अवधि के दौरान ग्रह कभी सूर्य से काफी दूर तो कभी काफी निकट होते हैं। क्लियर? पहला नियम क्लियर। दूसरा, ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान समान समय में समान क्षेत्रफल, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। दूसरा नियम पर गौर करिएगा। केपलर का दूसरा नियम कह रहा है कि ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल करती है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो आप जान गए कि पथ दीर्घवृत्ता और उसके एक ही फोकस पर मौजूद है कौन?
सूर्य दोनों फोकस पर नहीं। तो मान लीजिए कि ग्रह, एक ग्रह यहां से यहां कितना समय में आया और कितना क्षेत्रफल तय किया, और मान लीजिए कि वही ग्रह टी समय में, वही ग्रह टी समय में यहां से यहां आ गया। ग्रह, एक ग्रह टी समय में यहां से यहां आया और इस दौरान उसने कितना क्षेत्रफल तय किया। अब मान लिया वही ग्रह टी समय में यहां से यहां आया, तो यहां से यहां आने में अगर इसे टी समय लगा है तो निश्चित ही इसका क्षेत्रफल कितना है। ग्रह परिक्रमा के दौरान समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्लियर हुआ? समझे दूसरा नियम? दूसरा नियम समझे कि नहीं? अगर एक ग्रह टी सेकेंड में ए क्षेत्रफल तय करती है तो वो हमेशा टी समय में कितना क्षेत्रफल तय करेगा? ए क्षेत्रफल ही तय करेगा। और तीसरा नियम तो आप जानते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू। तो पहला नियम केपलर का क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह का परिक्रमण पथ क्या है। दूसरा कह रहा है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा है कि टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। डियर फ्रेंड, समझ गए केपलर का तीनों नियम? केपलर का पहला नियम कि ग्रह का परिक्रमण पथ वृत्ताकार नहीं बल्कि, दूसरा है समान समय में, तीसरा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहां टी परिक्रमण काल है और आर पृथ्वी सूर्य के बीच की औसत, ये सॉरी सूर्य और ग्रह के बीच की औसत। क्लियर? समझे? और दोस्तों यहीं पर आज के फिजिक्स को स्टॉप कर रहे हैं। बायोलॉजी आ रहे हैं, पहले रोशन सर ले लेंगे तब बायोलॉजी का नोट ले लिया है? ठीक है, बायोलॉजी स्टार्ट करिए देंगे। बायोलॉजी सबसे बड़ा भी है। क्लियर? बोलो ऑब्जेक्टिव को टेलीग्राम पर शेयर कर देगा बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव। क्लियर? एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। बिल्कुल घटता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई के साथ बढ़ेगा, ये कैसे होगा? नहीं होगा, होबे नहीं करेगा, तो कैसे होगा? क्या हुआ? ऊंचाई के साथ घटेगा जी। इसका उत्तर सी होगा, 41 का सी। 41 का सी लगाए हैं ना जी? 41 का सी लगवाए हैं ना? सी लगवाए हैं। 41 का सी होगा, सी। सी लगाए हैं तो तब डी मार के